अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद खान। इस वक्त मेरे साथ मुर्तज़ा उल हसन भाई हैं, जो कि आज मार्च में आए हैं पाकिस्तान से इमिग्रेशन करके। उनसे हम पूछेंगे इंशाल्लाह कि कनाडा की इमिग्रेशन का क्या तरीका है, क्या सारी डिटेल्स इन्होंने से ये गुजरे हैं, तो ये भी हमें बताएंगे। मुर्तज़ा भाई, सबसे पहले आप अपना ज़रा तारुफ कराएं हमें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुर्तज़ा हसन है। मैं बाय प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और पिछले 8 सालों से मैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहा था। और उसके बाद मैंने अपना ये कैनेडियन इमिग्रेशन का प्रोसेस शुरू किया। मैं यहाँ पे एज अ प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के थ्रू आया हूँ, जो कि एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ही होता है, और वो मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे। और अल्बर्टा ने मुझे नॉमिनेट किया था, तो मैं अभी मार्च के अंदर मैंने लैंडिंग की है। और बस। जी जी। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना वक्त हमें दिया, मुर्तज़ा भाई। आप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों का शौक है कि वो कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, लेकिन उनको सही मालूमात नहीं होती और वो ये समझते हैं कि इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं जाने पे, और सही गाइडेंस उनको नहीं मिलती। तो मुर्तजा भाई, आप जरा शुरू में ये जो पॉइंट सिस्टम है ना, इस पे जरा हमें गाइडेंस दें, उसके बाद हम जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलें, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काम के लिए नॉमिनेट किया, क्योंकि मेरे से भी बहुत लोग ये जो ना सवाल पूछते रहते हैं। सो मैं शुरू से इसको शुरू करूंगा कि एक तो कनाडा इमिग्रेट करने के काफ़ी प्रोग्राम्स डिफरेंट हैं। सबसे जो कॉमन प्रोग्राम जो स्किल्ड इमिग्रेंट का है, वो एक्सप्रेस एंट्री का प्रोग्राम है। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो प्रोविंशियल नॉमिनेशन है। जितनी भी कनाडा की 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज हैं, उन सब के अपने अपने जो ना प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम होते हैं। अच्छा। तो एक्सप्रेस एंट्री जो है वो फेडरल सिस्टम है, और उसके अंदर उनका एक CRS टूल है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, cic.gc.ca के अंदर। जहां पे जाके आप सिर्फ अपनी बेसिक डिटेल्स डालेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके पॉइंट्स कितने बन रहे हैं। और आपको हर बंदे को ये जाके सबसे पहले तो खुद एवेल्युएट करना है कि उसके पॉइंट्स कितने बनते हैं, और आया वो एलिजिबल है भी कनाडा आने के लिए कि नहीं, या उसके लिए कोई और प्रोग्राम जो ना फिजिबल है। तो क्योंकि ये कनाडा में पाकिस्तान में ये भी बहुत एक मसला मुझे नजर आया है। जो दोस्तों से मैंने बात की कि उनको लोग कहते हैं कि हमें 10 लाख देते हैं, 20 लाख देते हैं, हम आपको भिजवा देंगे। जबकि वो ये खुद नहीं समझ सकते कि ये प्रोसेस वो खुद अगर पहले कैलकुलेट कर लें कि मैं एलिजिबल हूं भी कि नहीं, ये। और लोग जो ना फिर उस धोखे का शिकार हो जाते हैं। जी जी। तो सबसे पहले तो इसमें जाके आपने CRS टूल पे अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने। आजकल जो कट ऑफ चल रहा है वो 452 था, लास्ट कट ऑफ आया, और नॉर्मली ये 472 तक गया है टॉप पे, और अच्छा। 470 से की रेंज में जाता है, जो कि अभी आजकल काफी हाई है। मैं अपनी बात करूंगा तो मेरा जो था वो 439 था, और उस वक्त भी मेरा फेडरल के अंदर नहीं आया था। तो अब खैर मेरा तो प्रोविंशियल में हो गया, और वो मैं आपको प्रोसेस वन बाय वन बताता हूँ कैसे हुआ था। जी जी। लेकिन मैं ये भी जरूर बताऊंगा, क्योंकि एक दो टिप्स मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि जिससे आप अपने पॉइंट्स भी इंक्रीज कर सकते हैं, और वो जी कैसे कर सकते हैं। जी। जी। तो बेसिक स्टेप जो है, आपको इमिग्रेशन के लिए सबसे पहले आपको आइल्स देना है, और अपनी डिग्रियां वैल्यूएशन करानी है। इसके बगैर आप अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल नहीं बना सकते। जी जी। और आइल्स के लिए इनका मिनिमम बैंड होता है, विच इज कैनेडियन इक्विवेलेंट CLB 9, जिसका मतलब ये है कि लिसनिंग के अंदर आपका 8 आना चाहिए, और बाकी तीनों मॉड्यूल्स के अंदर आपका मिनिमम 7 आना चाहिए, तो आपका CLB लेवल 9 बनता है। इससे ऊपर जितना आता है आपका कंसिडरेबली, आपका जना स्कोर भी उसी तरह जना इंक्रीज होगा। अच्छा। ठीक है। तो सबसे पहले इसका आइल्स का मटेरियल मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने, मेरे पास अगर कोई मुझे कांटेक्ट करेगा, या मैं इसकी वीडियो के लिंक में पेस्ट भी कर सकता हूँ, मैंने अपलोड किया हुआ है सारा आइल्स का डेटा प्रेपरेशन का, तो लोग उसको भी डाउनलोड करके उससे फायदा उठा सकते हैं। और उसके बाद आपको जो है ना अपनी डिग्री एवेल्युएट करवानी होती है। अब डिग्रीज एवेल्युएट कराने के लिए ये है कि
कनाडा की 4 से 5 ऑथराइज्ड एवेल्युएशन बॉडीज हैं, जिसमें जी से एक वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज है जहां से मैंने अपनी कराई थी। उसके अलावा आई कैस भी है, आई कास भी है, QAS। अब ये डिपेंड करता है हर बंदे पे कि वो अपनी पर्सनल चॉइस है, वो किससे जाना चाहता है। मैंने वेस्ट से क्यों करवाया था, क्योंकि वेस्ट की जो टाइमिंग्स थी वो 20 बिजनेस डेज थे। वो सबसे जल्दी करके दे रहा था, बाकी लेट कर रहा था। लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसकी डिग्री हाईटेक यूनिवर्सिटी वहां से थी, और वेस्ट वाले उसको रिकग्नाइज नहीं करते, जबकि आई कैस वाले उसको रिकग्नाइज करते हैं। तो इसलिए हर बंदे पे वो डिपेंड करता है कि वो किस बॉडी से जो ना एवेल्युएशन कराना चाहता है। तो अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कॉस्ट भी बताता जाऊंगा कि इस पे कॉस्ट कितनी आती है। वेस्ट की बैचलर्स की डिग्री एवेल्युएट कराने के लिए आपकी $285 कैनेडियन डॉलर्स आती है, जो कि ऑलमोस्ट 33,000 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। जी जी। ठीक है। और इससे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको आइल्ट्स देना है। आइल्ट्स के अंदर अगर आपका स्कोर नहीं आता तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे यहाँ पे आने के लिए। इसीलिए सबसे पहले मैंने कहा कि आप अपने सबसे पहले पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं तो फिर आप आगे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अब जब आपने आइल्ट्स दे दिया, अपनी डिग्री दे दी, तो आप सिंपली अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाएंगे। और एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाना इतना ही ईजी है जितना आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। तो इट्स बेसिक ऑल की अपनी बेसिक डिटेल्स आपने डालनी है, डिग्रियों की डिटेल डाली है। स्टेप बाय स्टेप वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको एजेंट ही करके देगा तो आप उसके अंदर फिल करेंगे। अगर कहीं किसी बंदे को कोई फंसता है तो उसमें काफी फोरम्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, या वो कंसल्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे से कि इसमें सजेशन फॉर एग्जांपल कोई ट्रिक्स होती हैं कि यार इधर मुझे ऐसी चीज डालनी चाहिए इंफॉर्मेशन ताकि मेरा जो है रिजेक्शन ना आए। अदरवाइज एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाना इट्स वेरी सिंपल। और मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि उनको खुद करना चाहिए और उसकी जो है ना प्रोफाइल खुद बनानी चाहिए। जब आप ये बना लेते हैं तो आप जो है ना एक स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाते हैं। लेकिन प्रोफाइल बनाने के लिए मैंने पहले ही बताया कि आपको आइल्ट्स और आपके पास डिग्री वैल्यूएशन दोनों चीजें मौजूद हैं। ठीक है। अब डिग्री वैल्यूएशन का भी एक प्रोसेस है, उसमें भी जी हम जा सकते हैं अगर आप कहेंगे तो, कि हमने वेस्ट से अगर डिग्री वैल्यूएट करानी है पाकिस्तान से तो उसका तरीका क्या होता है। क्योंकि वो भी एक लोगों को होता है मुश्किल कि उसका तरीका क्या होगा। हालांकि जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है कि वो वेस्ट आपको गाइड करता है कि कैसे कैसे आपने डिग्री वैल्यूएट करानी है। उसका बेसिक तरीका ये होता है कि आपके मैट्रिक की मार्कशीट उसके बोर्ड से टेस्ट होती है और सील होके वो एक एनवलप में डाल के देते हैं। इसी ठीक। इसी तरह जो आपकी FSC की या आपकी ए लेवल्स की इक्वलेंसी IBCC से बनती है, उसका जो रेलेवेंट बोर्ड होगा वो आपको टेस्ट करके उसको आपको एक सील्ड एनवलप में डाल के देगा। और फिर जी फाइनली आपकी डिग्री या तो यूनिवर्सिटी या फिर HSC वाले उसको उसकी कॉपी को सील करके एक एनवलप में डाल के देंगे। ये तीनों सील्ड एनवलप आपको वेस्ट भिजवाने होते हैं अपना अकाउंट बना के, उसके ऊपर अपना नंबर लिख के। तो उससे जो ना आप की डिग्री एवेल्युएशन का प्रोसेस शुरू होता है। बस जी। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि आप अपनी मार्कशीट्स भेजें और साथ में अपनी जो ना जितने सर्टिफिकेट्स हैं सारी कॉपीज, कुछ ओरिजिनल नहीं भेजा जाता। तो इसके बाद आप जब स्ट्रीम में आ जाते हैं तो अगर आपके पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पॉइंट्स हैं 455 और आज ये जो लास्ट कट ऑफ था 452 था, तो मेरा नाम फौरन आ जाएगा, उसमें ड्रॉ के अंदर सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद मुझे इनविटेशन टू अप्लाई मिल जाएगा, एक लेटर आ जाएगा मेरा उसी के IRCC के अकाउंट के अंदर। और उसके बाद मुझे अपने वो सारे जितनी भी मैं अपना इंफॉर्मेशन डालूंगा प्रोफाइल बनाते वक्त उसके प्रूफ देने पड़ेंगे। हम्म। उसके अंदर मेन चीज ये होती है कि आपको अपनी आइल्ट्स, अपना डिग्री एवेल्युएशन जो कराई थी आपने, फिर पासपोर्ट की कॉपी, तो सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको स्कैन करने पड़ेंगे और उनको अपलोड करना पड़ेगा। पहले जो था सिर्फ हम इंफॉर्मेशन डाल देते, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में उनको अपलोड भी करना है। और ठीक। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप IRCC गाइड करेगा कि अब आपने अपनी मेडिकल रिकॉर्ड, मेडिकल नहीं, सबसे पहले अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री जो पुलिस सर्टिफिकेट्स है वो आपने जमा कराने हैं। जी जी। तो वो पाकिस्तान में तो बहुत इजी अब सेंटर बना दिए हैं जो आप स्पेसिफिकली जाके, मैंने इस्लामाबाद से कराया था, तो आप जाके आराम से अपना सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। और वो सर्टिफिकेट जो है आपको ये अपलोड करना होता है।
दूसरी चीज़ होती है जो कि मेडिकल टेस्ट होता है, वो जब आपको बताते हैं तो आप जाके अपना मेडिकल टेस्ट करवा के उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देते हैं। वो बल्कि डॉक्टर्स खुद अपलोड कर देते हैं, तो उसमें इतना मसला नहीं होता। और तीसरी चीज़ होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है ना वेरी करती है। अगर एक बंदा सिंगल है तो उसके लिए जो है 13,000 कैनेडियन डॉलर जो है ना रिक्वायरमेंट होती है कि उसके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। ठीक है। और एक बंदा अगर विद फैमिली आ रहा है तो उसके अकाउंट में 23,000 कैनेडियन डॉलर जो है ना होने चाहिए। और ये हर किसी को जो है ना देखना चाहिए ऑनलाइन भी कि अगर कोई चीज़ इसमें चेंज हो रही है या कुछ चीज़ जो है ना कैनेडियन गवर्नमेंट अपडेट कर रही है। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली सुना है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो एप्लीकेशन फीस है उसमें भी कुछ चेंजेस किए हैं। और ये मेरा प्रोविंशियल नॉमिनेशन था, तो आई एम नॉट श्योर कि अगर एक्सप्रेस एंट्री में फेडरल वाले सिस्टम में कुछ थोड़ा बहुत अगर चेंज होता है तो नॉर्मल यही इतने ही पैसे आपको चाहिए होते हैं। और ये आपको बैंक स्टेटमेंट जो है ना उनको शो करनी होती है। अब खैर बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी अगर किसी को मसला है और वो मैं बात करना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है कि हम इसको कैसे शो करा सकते हैं, तो उस पर भी मैं सेपरेटली बात कर सकता हूँ। जी उसका जी। इशू नहीं है। उसके बाद जब आप ये कर देते हैं तो फिर आपको जो है ना वेट करना पड़ता है, क्योंकि ये इसके अप्रूवल में तकरीबन 1 से 2 महीने लग जाते हैं, क्योंकि मेन चीज़ होती है आपका इन्विटेशन टू अप्लाई आना। जी जी। इन्विटेशन टू अप्लाई आ गया तो आपका 80% काम हो गया। हाँ, फिर उसके बाद तो आपने काम हो सब जाता है। जी, आपने फिर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, तो फिर आपका 10% और काम हो गया। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाया जाता है, आप अपना बायोमेट्रिक्स देते हैं, पासपोर्ट जमा कराते हैं और आपका वीज़ा लग जाता है। अच्छा, ये आपने माशाल्लाह बड़े शॉर्ट टाइम में पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर लिया है। जो लोग अभी-अभी हमें जॉइन कर रहे हैं या जो लोग जो अभी मुर्तज़ा भाई ने तफ़सील बताई है, वो मैं ज़रा शॉर्ट करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने चेक करना है, सीआईसी की वेबसाइट है www.gc.ca.ca पे जाके सीआरएस कैलकुलेटर आप लिखेंगे गूगल में, सीआरएस कैलकुलेटर इमिग्रेशन टू कनाडा, तो वो आ जाएगी वो लिंक। उसमें आप पहले चेक करेंगे कि आपके पॉइंट्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, आपके पॉइंट्स उसमें मुर्तजा भाई के हिसाब से 450 के करीब आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आइल्स। आपने आइल्स करना है और उसमें आपने 3 बैंड में 7 लेना है और एक में 8 लेना है। ठीक है मुर्तजा भाई, ये आप कह रहे हैं ना? ये लिस्टिंग में 8 लेना। लिसनिंग में आपने 8 लेना है, रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग में आपने 7 कम से कम लेने हैं। अगर इससे आपका स्कोर कम है तो फिर आपकी इमिग्रेशन शायद ना हो, क्योंकि आपके पॉइंट्स फिर कम होंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप ये दोनों स्टेप कर लें, फिर आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे। एक्सप्रेस एंट्री एक पूल है, उस पूल में आप एंटर हो जाएंगे। ठीक है, उसमें महीने में 2 3 4 दफा कैनेडियन गवर्नमेंट उस पूल से लोगों को लेती है। ठीक है, उसमें 450 के करीब आपके पॉइंट्स होने चाहिए। लेकिन कभी कभी इस तरह भी होता है कि आपके पॉइंट्स कम होते हैं लेकिन आपको प्रोविंस नॉमिनेट करती है। ठीक है, तो प्रोविंस आपको कम पॉइंट्स पर भी नॉमिनेट कर सकती है मुर्तजा भाई। और वो प्रोविंस यूजुअली किन किस्म के लोगों को नॉमिनेट करती है? ये जो 450 है ये तो फेडरल के लिए। फेडरल का मतलब आप कनाडा में कहीं भी रह सकते हैं फिर। जी, तो अब हम बात करेंगे प्रोविंशियल नॉमिनेशन पे। जी जी तो बिल्कुल। जब आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाते हैं, उसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि अगर आप किसी प्रोविंस में स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, तो आप सारे प्रोविंसेस की लिस्ट होती है, आप अपनी मर्जी से जिन जिन प्रोविंस में आप जाना चाहते हैं, आप उनको सेपरेटली चेक मार्क भी कर सकते हैं। और अगर वो उनके जब ड्रॉ होंगे तो उनकी ड्रॉ में आप ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने अल्बर्टा को सिलेक्ट किया, तो अल्बर्टा का कभी ड्रॉ हुआ तो उसमें अगर मेरा नाम आ गया तो वो मुझे सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा ताकि प्रोविंशियल नॉमिनेशन को हम समझ सकें। प्रोविंशियल नॉमिनेशन अब इन्होंने थोड़ा आसान इस तरह से किया है कि आपको सेपरेटली प्रोफाइल नहीं उसकी बनानी है। ऑल्दो आप बना सकते हैं, पहले ये होता था कि आप अपनी अल्बर्टा की अलहदा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप उनको अपनी इंटरेस्ट शो कराते थे, एप्लीकेशन जमा कराते थे और उसके थ्रू होता था। लेकिन अब एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आप अब डिफरेंट प्रोविंसेस में जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको क्या होगा कि डिफरेंट प्रोविंसेस का जब भी ड्रॉ होगा तो उसमें आप ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होंगे। अब इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि हर प्रोविंस के अंदर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है
कि कौन-कौन से उनको ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनकी हाई एंड डिमांड है। अब मेरा जो केस में था, मेरा मैकेनिकल इंजीनियर था और इसका नेशनल ऑक्यूपेंसी जो क्लासिफिकेशन है जिसको नॉक बोलते हैं, एनओसी बोलते हैं, वो 2132 थी और ये अल्बर्टा के अंदर शॉर्टेज थी। इसका जो स्कोरिंग होता है वो भी हर क्वार्टरली या 2 महीने बाद जब भी इनका ड्रॉ होता है वो चेंज होता रहता है। लेकिन ये 400 मैक्सिमम जाता है, इससे ऊपर नहीं आता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके 400 तक की स्कोर है और आप शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हैं, तो आपके पास चांस है सिर्फ। इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता और इसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया किसी को भी नहीं पता कि वो कैसे सिलेक्ट करते हैं, रैंडमली पिक करते हैं या उसमें से क्या-क्या फैक्टर डालते हैं। लेकिन उसमें आपका अगर नाम आ जाता है, तो फिर क्या होता है वो भी मैं अभी आपको प्रोसेस बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि आपको ये देखना है कि आप किस ऑक्यूपेंसी में अप्लाई कर रहे हैं। मेरा जैसे मैकेनिकल था 2132, इसकी शॉर्टेज थी अल्बर्टा में, मैंने अल्बर्टा को सिलेक्ट किया हुआ था और अल्बर्टा ने मुझे फिर नॉमिनेट भी किया। जब कोई भी प्रोविंस आपको नॉमिनेट करते थे, क्योंकि मेरे स्कोर जो था मेरा 439 था, जिसकी वजह से मैं फेडरल के अंदर सिलेक्ट नहीं हो सका था और उसके बाद 470 तक चला गया था। अच्छा। जब आपको कोई भी प्रोविंस नॉमिनेट कर देता है, तो फिर आपका प्रोसीजर ये होता है कि आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है या रिजेक्ट करना पड़ता है अपनी प्रोफाइल में जाके। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने उनको पूरी एप्लीकेशन जमा करानी है और वो एप्लीकेशन काफी बड़ी होती है और हार्ड फॉर्म में जमा करानी होती है आपको। एप्लीकेशन की सारा क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हम एक्सप्रेस एंट्री में जमा करा रहे थे, वो सिमिलर डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे, वो डुप्लीकेशन होती है एक तरह की, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे भी जमा करा सकते हैं। वो पूरी प्रोफाइल आप बना के, आपके पास 2 महीने का टाइम होता है, आप वो पूरी प्रोफाइल अपनी एप्लीकेशन बना के, काफ़ी फॉर्म्स होते हैं पूरी फैमिली की और आप कोरियर कर देते हैं उनको उस प्रोविंस को, उस एड्रेस पे जो उन्होंने दिया होता है अपनी एप्लीकेशन में। ठीक है। और फिर आप वेट करते हैं कि आपकी जो है वैल्यूएशन कब होती है। अगर आपकी वैल्यूएशन होके एक्सेप्ट हो जाती है, जिसके 95% चांस होते हैं अच्छा कि वो अनटे एक्सेप्ट हो जाए। वो एक्सेप्ट कि सिंस उन्होंने अगर आपको नॉमिनेट कर दिया, तो उसके बाद आपकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है अनटिल अनलेस आप कोई ब्लंडर ना मार दें। जी। ब्लंडर कैसे लोग मार सकते हैं कि जब आपको कहा जाता है कि अपनी आपने एक्सपीरियंस लेटर जमा कराएँ, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस होना कंपल्सरी है आपके पॉइंट्स पूरे होने के लिए। ये सॉरी एक पॉइंट मैं बल्कि भूल गया, जब आप सीआरएस टूल के अंदर अपनी इवैल्यूएशन कर रहे होंगे, तो जी, उसमें वो जी। पूछेगा कि आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है। तो मिनिमम 3 से ऊपर जितना भी है वो काउंट नहीं होता। हुँ, लेकिन हुँ। अगर आपका 3 है तो आप मिनिमम क्राइटेरिया पूरा कर रहे होंगे, उससे कम जो है आपके स्कोर बहुत कम बनेगा। जी, जी। अब ये जो आप एक्सपीरियंस लेटर जमा कराते हैं, वो आपने कैसा जमा कराना है? उसके अंदर जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालेंगे, वो मोर और लेस मैच होनी चाहिए जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं उस एनओसी या उस ऑक्यूपेंसी के अगेंस्ट। मैंने मैकेनिकल इंजीनियर किया, मैकेनिकल के अंदर डिफरेंट डेजिग्नेशन हो सकती हैं, हर डेजिग्नेशन की अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उससे मेरा कुछ ना कुछ मैच होना चाहिए। कुछ लोग ये गलती कर देते हैं, वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप। कुछ लोग होते हैं कि उसको वो देखते ही नहीं है और अपनी मर्ज़ी से जो उनकी असल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो बना देते हैं, उससे भी रिजेक्ट हो जाते हैं। आपको ये नहीं करना। आप सिंस मैकेनिकल इंजीनियर हैं और किसी डिफरेंट डिसिप्लिन में डिफरेंट डेजिग्नेशन में काम कर रहे हैं, तो आपकी कुछ ना कुछ मैच करेंगी। तो आपने वो बस केयरफुली और ध्यान से अपनी जो जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएँगे, उसमें इंश्योर करना है कि सारी वो वाली, सारी नहीं मेजॉरिटी जो कनाडा को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, वो आपकी उसमें जेडी में कवर हो रही हैं। अच्छा, जब आप ये करेंगे, तो वो आपकी जो है ना 100% एक्सेप्ट होगी, उसमें कोई उसमें इश्यू नहीं होता। अच्छा। तो ठीक है। जी, जी, जी। अच्छा, ये प्रोविंशियल नॉमिनी में मतलब ये चांस भी होता है कि आपका स्कोर अगर 450 या 470 जो उनका फेडरल का जो बेंचमार्क है उससे अगर थोड़ा कम भी हो, तो प्रोविंसेस ये डिपेंड करता है आपकी ऑक्यूपेशन पे और प्रोविंस की डिमांड पे, ठीक है? तो अभी आप तो इंजीनियर थे, आप अल्बर्टा आ गए। अब एक बंदा है वो बिज़नेस या अकाउंट्स या इन
जैसे सब्जेक्ट्स में वो एक्सपर्ट है, तो वो उसको कौन से प्रोविंस का मेंशन करना चाहिए ताकि वो वहां पे जा सके, जस्ट इन अच्छा, केस अगर मैं फेडरल में नहीं हो रहा। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि प्रोविंसेस तो सारे सिलेक्ट करने चाहिए आपको, अच्छा, कि अगर सारे। आपका अल्टीमेटली यही एम है कि आपने कनाडा के अंदर आना ही आना है और यहाँ पे आपने लैंड करना है, तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, आप सारे प्रोविंसेस सेलेक्ट कर दें। अगर कोई प्रोविंस आपको नॉमिनेट कर देता है तो वेल एंड गुड। और जो भी करता है फिर फ्यूचर में कुछ अरसे बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपना प्रोविंस भी चेंज कर सकते हैं, हाँ हाँ। उसका भी एक हाँ, तो इसलिए वो इतना मसला नहीं होता। मेन चीज जो ये है कि आपको कोई प्रोविंस नॉमिनेट कर दे। हाँ हाँ, बिल्कुल, आप कनाडा आ जाएं, बस ये मसला है। जी जी अच्छा, आप बात कर रहे थे, वो सिलसिला आपका चल रहा था, मैंने बीच में आपको काट लिया, आप वहीं से बात दोबारा शुरू करें। जी। तो बस उसमें यही है कि अल्बर्टा की जब आप मेरे पास नॉमिनेशन आ गई थी, अब अल्बर्टा की नॉमिनेशन में आपने कहा कि जो ना 450 से कम भी हो, अभी अभी तो खैर 452, तो अभी मेरे ख्याल से कोविड की वजह से शायद स्कोर पता नहीं क्यों कम हुआ है, या सॉरी इसकी किसी डिफरेंट क्राइटेरिया की वजह से कम हुआ है। मैं इसके ऊपर अब ज्यादा फॉलो अप नहीं कर रहा क्योंकि हाँ हाँ। सिंस मैं अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जो लास्ट मुझे पता है वो 472 की रेंज में जो है ना स्कोर चल रहा था। अच्छा, तो ठीक है। जी जी। और जो बात आप कर रहे थे कि इससे कम हो, तो मैंने ये भी देखा है, मेरी दफा फेडरल का जो कट ऑफ था वो 444 था, और अल्बर्टा का जो था वो 333 था। 333 तक भी पहुंचता है? जी। तो ये अच्छा 300 में रहता है, ज्यादातर 300 में रहता है, 380 तक जाता है, डिफरेंट होता है। और फिर अच्छा। उसके बाद अब इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया ना, दैट इज वो सबको जो है ना क्लियर नहीं है कि वो किस तरह से करते हैं। आई डोंट नो कि अगर किसी और को नॉलेज है, लेकिन मैंने जितना सर्च किया था मुझे नहीं इसका पता चला था कि क्या क्राइटेरिया है। तो एक चीज जरूर समझ आई थी कि इनकी हमें वो ऑक्यूपेशन जो इन हाई इन डिमांड है ना, वो लास्ट में देखनी चाहिए। अब हम्म। हर बंदे को खुद एवेल्युएट अपने आप को करना है कि उसका क्या स्कोर बन रहा है, वो आया उसको इम्प्रूव कर सकता है। अब इम्प्रूव करने के क्या क्या तरीके हैं वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। जी जी, बताएं बताएं। सबसे पहली चीज तो ये है कि वो अपने आइल्स के स्कोर को इम्प्रूव करे। जी जी। आइल्स को स्कोर को, अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर 0.5 या मेरा 7.5 आया है, ठीक है, 7.5 से 8 हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वो कभी उसको सीआरएस टूल को खुद यूज करके देखें तो उनको पता चलेगा कि अच्छे खासे पॉइंट्स का जो ना फर्क पड़ जाता है सिर्फ 0.5 से भी। जी जी। ठीक है। एक तो ये है कि आइल्स इंप्रूव करने की कोशिश करें अगर वो कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो ज्यादातर लोग हमारे पास जो अप्लाई कर रहे होते हैं उनके पास बैचलर्स डिग्री होती है। बैचलर्स डिग्री में वो फुली क्वालिफाई नहीं करेंगे, उनका मैक्सिमम स्कोर जो बन रहा होगा वो 418 या 415 या 420 तक बन रहा होगा, जी जी। मैक्सिमम भी 425 तक बन रहा होगा, तो वो किसी सूरत भी क्वालिफाई नहीं करते। तो इसके लिए एक जो आसान ट्रिक होती है वो ये होती है कि आप 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने का सोचें। वो अच्छा इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, और वो ऐसी जगह से करें जो कनाडा जिसको रिकग्नाइज भी करे, और वो बहुत सी इंस्टीट्यूशंस हैं। और अच्छा। उससे होता ये है कि आपको 32 से 33 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ये तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स। जी। 32। अब ये चीज बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता कि 1 ईयर जो डिप्लोमा की जो वर्थ है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है। अगर किसी ने मास्टर्स किया हुआ है या एमबीए किया हुआ है या वो करना चाहता है तो उसके 39 टू 40 पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा। और किसी ने अगर पीएचडी की हुई है तो उसके 53 टू 54 पॉइंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। एक एक साल के डिप्लोमा करने के बाद? नहीं नहीं, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, आपकी सिर्फ अगर डिप्लोमा क्वालिफिकेशन? उसने किया हुआ है, सिर्फ ठीक। अगर बैचलर्स के बाद डिप्लोमा करता है वो, तो उसके 32 टू 33 है, लेकिन मास्टर्स करता है तो जाहिर हाँ। है और पॉइंट्स इंक्रीज होंगे, और पीएचडी और ज्यादा होंगे, तो हर बंदे को कितने पॉइंट्स इंक्रीज, और वो 49 एज तक आपको फुल एज के पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे ही आप 30 को टच करते हैं आपके 5 पॉइंट्स गिर जाएंगे, और उसके हर एक साल के बाद आपके 5 5 5 पॉइंट्स जो है ना कम होना शुरू हो जाएंगे, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है।
तो जो मैरिड हम्म, कपल होते हैं, मैं उनको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर खुद मेन एप्लीकेंट नहीं बन सकते तो आप अपनी वाइफ को बना दें, अगर उनकी एज कम है और उनकी क्वालिफिकेशन भी सेम है। अच्छा, एज का जरा बताएं कि एज कितनी होनी चाहिए आपकी, मतलब कितनी एज आपकी हो जाए तो फिर आप अप्लाई ना करें। ये आपके सीआरएस टूल आपको बताएगा। किसी ने अगर पीएचडी की हुई है, उसकी एज 34 भी है, तब भी उसके 450 बन रहे होंगे। हाँ। ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास बैचलर्स है और 34 35 पे बैठा हुआ है, तो उसके वो स्कोर ही नहीं बनेगा, वो क्वालिफाई नहीं करेगा। तो हम्म, बेस्ट एज तो है कि 29 जो है ना आइडियल एज है, उस वक्त आपकी एप्लीकेशन चली जानी चाहिए, ताकि आप जो है ना पूल के अंदर आ जाएं। क्योंकि जैसे ही आप 30 टच करेंगे तो आपके 5 पॉइंट्स गिर जाएंगे, और 5 5 5 इंक्रीमेंट चलता रहेगा फिर। हम्म, आपकी एज 29 अगर हो और आप मास्टर डिग्री, ये तकरीबन पाकिस्तान में ज्यादातर है, मास्टर जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ। 29 एज है, आपने मास्टर डिग्री आपके पास है, आपने आइल्स में अगर अच्छा स्कोर कर लिया, देन यू आर ओके। और आपका 3 साल काफी का ज्यादा चांस एक्सपीरियंस। है कि आप आ सकते हैं। और 3 साल का एक्सपीरियंस भी। 3 साल का एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली 30 साल तक हो जाता है, 3 साल के हो एक्सपीरियंस। जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो अगर उस केस में तो बहुत ही जबरदस्त है वो तो। आप फौरन एप्लीकेशन डालें और आपका हो जाएगा। वो जी जी। नेक्स्ट ड्रॉ में आपका नाम आएगा कंफर्म। अभी जो पॉइंट बिल्कुल। स्कोर सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर कोई आइल्स नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल कोई 6 ले रहा है या 6.5 ले रहा है, तो उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। उसको फिर स्टूडेंट वीजे के लिए अप्लाई करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, उस हर बंदे के वो अपना सिनेरियो है। अगर कोई स्टूडेंट वीजे पे आ सकता है यहाँ पे आके और वो पढ़ सकता है यहाँ पे, तो व्हाई नॉट। लोग आते हैं, बैचलर्स भी करते हैं, मास्टर्स भी करते हैं। अगर मास्टर्स भी करने के लिए आ जाता है और उसके बाद वो यहाँ पे उसको वर्क परमिट मिल जाता है, तो वो पीआर की तरफ जो है ना चलना शुरू हो जाता है। हाँ, क्योंकि उसको यहाँ के पॉइंट्स मिलते हैं, यहाँ की एजुकेशन के पॉइंट्स होते हैं, यहाँ के जॉब करने के पॉइंट्स होते हैं, तो वो उसको फिर पीआर में काफी हेल्प करता है। तो मेरे जो क्वेश्चंस थे तकरीबन वो तो सारे खत्म हो गए। मुर्तजा भाई, आप आखिर में कुछ, या जो रह गया अगर आप उसमें से कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी, ज़रूर। इसमें इसके अलावा ये तो हमने प्रोविंशियल नॉमिनेशन और एक्सप्रेस एंट्री की बात की। इसके अलावा भी लोगों लोगों की जिनकी एज ज़्यादा हो गई है और जो आइल्ट्स बहुत अच्छा नहीं दे सकते, ये एक्सपीरियंस, ये स्किल्ड लेबर की मैं बात नहीं कर रहा। जी जी। उसके अलावा भी अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तो उनको अटलांटा का पायलट प्रोग्राम ज़रूर देखना चाहिए। अटलांटा का पायलट इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है वो 2019 में के तक था। 2 साल के लिए उन्होंने किया था। अब 2 साल के लिए उन्होंने दोबारा एक्सटेंड किया टू 2021 तक। और उसके अंदर जो आइल्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो कम होती है, एज की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके। और उसके अंदर लेकिन डिग्री एवेल्युएशन आपको करानी पड़ती है। नहीं, लेकिन उसमें जॉब ऑफर चाहिए ना। जॉब ऑफर के लिए भी उसमें फिर एजेंट थोड़ा हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जितने भी उनकी रिकग्नाइज्ड एम्प्लॉयर्स हैं जो अलाउड हैं बाहर से लेने के लिए। क्योंकि अब नॉर्मली अगर आप सोचें कनाडा के अंदर जॉब लेना, तो वो नियर टू इम्पॉसिबल है। हो हम्म। सकता है कि शायद 1 मिलियन में एक किसी बंदे को जॉब मिल जाए। ऐसा नहीं होता। लेकिन इन 4 आइलैंड्स के लिए, जिसमें नोवा स्कॉशिया है, न्यू ब्रंसविक है, न्यू फाउंडलैंड है, जी इनके जी। लिए क्या है, इनके अपनी अपनी वेबसाइट पे उन्होंने एम्प्लॉयर्स की लिस्ट दी हुई है जो कि ऑथराइज्ड हैं बाहर से, कनाडा के बाहर से हायर करने के लिए। जी अगर जी आप जी। उनमें अप्लाई करेंगे और अगर आपको जॉब ऑफर आ जाती है, तो आप विद जॉब, लेकिन वो स्किल्ड नहीं होती, वो मोस्टली। नहीं, हाँ, ये जो अटलांटिक इमिग्रेशन है ना, इसमें जॉब ऑफर चाहिए होती है, वो बड़ा जी। मुश्किल होता है वो लेना, उसके बगैर आपकी इमिग्रेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम्म। अगर आप एक कह रहे हैं कि एजेंट्स ऐसे हैं, तो आप मुझे ऐसे एजेंट्स के नाम बता सकते हैं जो कि अटलांटिक इमिग्रेशन में लोगों को जॉब ऑफर दिला सकते हैं। नहीं, ऐसा ऐसा तो गारंटीड कुछ नहीं है। और ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए कहूंगा जो 40 एज के हो गए हैं और उसके बाद उनके पास एक्सपीरियंस है इस तरह का, जैसे एचआर का हो गया। या इसके अलावा लेबर तबका आ जाता है इसमें, जैसे ट्रक हाँ ड्राइवर्स हैं, क्रेन ऑपरेटर्स हैं, उस तरह की जॉब्स हैं। वहां पे जो है ना स्किल्ड हाँ। लेबर की जॉब्स नहीं है इतनी। तो इसलिए जॉब बिल्कुल। लेना भी आसान नहीं है उधर स्किल्ड के लिए। मेरे ख्याल में ये जो फेडरल स्किल्ड वर्कर है ना, ये बड़ा जबरदस्त तरीका है आने का।
इसमें बस सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग मास्टर डिग्री तो सबके पास है, ठीक है, या बैचलर डिग्री या मास्टर उनके पास है। जिस चीज में पाकिस्तानी मार खाते हैं वो आइल्स है, वो उनसे नहीं होता। मतलब ज्यादा मार्क्स वो नहीं ले सकते, 6.5 तक ज्यादा तो लोग ले लेते हैं, लेकिन ये 7 और 8 तक जो पहुंचना होता है ना, ये काफी हार्ड होता है। अगर आप इसमें इंप्रूव करें तो तब आप फेडरल स्किल्ड वर्कर पे आ सकते हैं मेरे ख्याल में। कनाडा और आपके कनाडा आने में जो सबसे बड़ी दीवार है ना, वो आइल्स में का स्कोर है। आपने आइल्स में स्कोर ले लिया तो आप कनाडा के अलावा किसी भी और मुल्क में जा सकते हैं। जी जी। हाँ जी, और आइल्स में मैं एक हद बंदे को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये एक फियर होता है इंटरनल। मैं मुझे इंग्लिश आती थी, लेकिन फिर भी एक फियर था कि स्कोर कैसा आएगा। और इसको ओवरकम करने का सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। उसके अलावा कुछ भी नहीं प्रैक्टिस। है। यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं, काफी हेल्पफुल वीडियोस हैं। उससे मैं खुद जब आ रहा था तो मैं यूट्यूब से वीडियो देख के मैं इंग्लिश मैंने अपनी इम्प्रूव की थी उस जमाने में। तो मुर्तजा भाई, तकरीबन सारी बातों को हमने टच कर लिया है। अब एक एक चीज में डिटेल में जाने में तो ये तो फिर 3 घंटे का सेशन हो जाएगा। तो असल में लोगों को बताना था कि आपके पास अगर ज्यादा पैसे भी नहीं है और ज्यादा आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ आइल्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आपकी एज 30 के लगभग होनी चाहिए। ये सारा कुछ मैंने मुर्तजा भाई की इस वीडियो से सीखा। तो तब आप इंशाल्लाह कनाडा आ सकते हैं। तो मुर्तजा भाई, और आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, बस यही हमने मैं कोशिश तो किया कि सारी चीज़ सम अप कर दूँ। और आखिरी चीज़ शायद मैं एक चीज़ भूल गया था, जो जब आप अपनी प्रोफ़ाइल इन्विटेशन टू अप्लाई होता है, और जब आप अप्लाई अप्लाई करते हैं, तो आपको फ़ीस भी कनाडा की जमा करानी पड़ती है। जी। मेरे केस में वो $2300 थी पूरी फैमिली की। लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी वो, जितने फैमिली मेंबर्स हैं, और अगर आपकी प्रोविंशियल है या फेडरल है। फेडरल की कम होती है, प्रोविंशियल की थोड़ी सी ज्यादा होती है। अच्छा, ठीक है, वो तो कोई इशू नहीं है। वो जी। एम्बेसी की फीस है, दैट इज नो प्रॉब्लम। मेन जो मसला है आइल्स में मार्क्स लेना, वो बड़ा मसला है मेरे ख्याल में। और इवेल्युएशन भी आसान है, आप अपनी डिग्रीज पहुंचाएंगे, विद इन अ मंथ आपकी डिग्रीज एवेल्युएट होके आ जाएगी। और ठीक है, बस और मुर्तजा भाई, मैं वीडियो बस खत्म कर रहा हूँ, और कोई बात तो जी। नहीं है? आधे घंटे की हो गई ये वीडियो हमारी। नहीं नहीं, ठीक है। बस उसमें बस ये है कि आइल्स के लिए भी एक मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि एक बंदा है, JAY के नाम से, यूट्यूब के अंदर ऊपर। उस उससे मुझे बहुत फायदा हुआ था, और उसकी जो वीडियोस थी वो बहुत जबरदस्त थी। उससे लोगों को सीखना चाहिए। और उसके अलावा अगर किसी को ये लिंक चाहिए इसका, आइल्स के मटेरियल का, तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा, मुर्तजा भाई को मैंने टैग किया हुआ है, आप उनसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर ये कंसल्टेंट्स वगैरह के पास पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, याद रखें इसमें बहुत सारे कंसल्टेंट्स लाइसेंस नहीं है, मतलब उनके पास कैनेडियन इमिग्रेशन की जो लाइसेंस होता है वो नहीं है। और वो पाकिस्तान में तो हर कोई कंसल्टेंट बन सकता है। तो आप उनके पास जाने से पहले CIC.GC.CA की वेबसाइट को सर्च करें। वैसे पाकिस्तान में सही कंसल्टेंट्स हैं मुर्तजा भाई? वेल, मैं अब क्योंकि मेरा अपना दोस्त है जो कि यही काम करता है, और उसका बड़ा भाई जो है वो यहीं पे टोरंटो में होता है, और वो IRS जो जो अथॉरिटी है उनसे लाइसेंस्ड है। और मेरा एक ट्रस्ट का लेवल है बहुत ज्यादा। तो अच्छा। ऑब्वियसली मैं अगर किसी को रिकमेंड करता हूँ तो उसको करता हूँ। और वो क्योंकि उसकी कॉस्ट भी नॉमिनल होती है, और वो उसकी प्रोसेस उसने फेथ है उस पे। एक ये भी चीज होती है, क्योंकि यहाँ पे दो नंबरी का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हाँ, आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं, तो ये भी एक नेमत होती है कि अगर आपको इस तरह का कोई एजेंट मिल जाए, तो अगर आप कहते हैं तो मैं उनकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। चले वो तो बस फिर आपसे जो मैंने आपको टैग किया हुआ है, तो आपको जो जो मैसेज करेगा आप उनसे फिर उनको बता सकते हैं। आप मुर्तजा भाई को मैंने टैग किया हुआ है, आपके जो भी सवालात हैं आप उनसे डायरेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो की जो हम बना रहे हैं इसके नीचे आप लिंक, मतलब जो हमारी वीडियो उसके नीचे आप कमेंट करें, तब भी मुर्तजा भाई आपको जवाब दे देंगे। तो आप सबकी देखने का बहुत शुक्रिया मुर्तजा भाई, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बस अफ्तारी में अभी तकरीबन आधा घंटा रह गया है,
तो बस जी। आप भी जाएं, अफ्तारी करें, और हम भी बस थोड़ी देर वॉक वगैरह करते हैं, उसके बाद देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और देखने बिल्कुल जी। वालों का भी बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज।